बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान साहब सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आज तशरीफ़ लाए। इस्लामाबाद में इनकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से पहले 1-on-1 मुलाकात हुई। बाद अज़ा वफूद की सतह में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए और जिसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और ताजिक सदर इमाम अली रहमान साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इस मौके पर ताजिक सदर का दौरा पाकिस्तान तारीख़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर और एनर्जी के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है, बिलखसूस कासा 1000। इसके साथ साथ उन्होंने कहा रेल और रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी अहम अहदाफ हैं। ताजिक सदर ने भी पाकिस्तान की जानिब से जो उनको ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका किया गया उस पर शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसान सोच के हामिल हैं। और ताजिक सदर ने कहा कि उनकी ये ख्वाहिश है कि जो दो तरफ़ा तिजारती हुजम है दोनों ममालिक के दरमियान उसमें वसअत पैदा की जाए। एक तो इस हवाले से आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर मुल्क के सियासी महाज की अगर हम बात करें तो वो बदस्तूर गर्मा गर्म है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आज वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि 17 दिसंबर को वो सूबाई असम्बलियों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तहलील के हवाले से हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। यानी 17 दिसंबर को तारीख बताई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब इन असम्बलियों को तहलील करने जा रही है। उन्होंने कहा तमाम तर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि कोशिश यही है कि 23 दिसंबर जो मीडिया में इतलात आ रही है कि एक ऐसी डेट है जिसमें वो मार्च पे इलेक्शन की तरफ बढ़े। खबर यह भी है कि सदर पाकिस्तान जमान पार्क में मौजूद हैं और मीडिया इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई। फिर आज की खबर यह भी है मीडिया में जो चल रही है कि उनकी वफाकी वज़रा सरदार अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों से क्या निकलता है, इन मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलता है, उसके इम्कानात का भी जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की मौशी सूरत हाल बदस्तूर एक चैलेंजिंग सूरत हाल है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं कि जो IMF का प्रोग्राम है, जो उनका रिव्यू है, उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। फिर आज सेनेटर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि मईशत और सियासत को अलग हमें रखना होगा और अगर मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है तो उसको हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, टैक्स टू GDP रेशियो को बढ़ाना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमेशा से दाई रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। तो इस सियाको सबा के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू उनका से करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुशरफ नवाज से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब कि आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीमा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उनके मरकज़ी रहनुमा है। आप मामले खसूसी भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मौशी तजिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, बड़ा बेलाग तबसरा होता है मुल्क की मईशत के हवाले से, उनको भी हम वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में अली गौहर बलोच साहब आपसे मैं करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जी 17 दिसंबर को ऐलान कर देंगे हतमी तारीख का पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील के हवाले से। एक तरफ आपको मौशी चैलेंजेस हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मौशी टीम के साथ इजलास किया और कल भी वो जब हैदराबाद सक्खर मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान पे कड़ी शराइत आयद की हुई है, ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अब ये मुमकिना असम्बलियों की तहलील का चैलेंज, एक टाइट सिचुएशन में हुकूमत को डालना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, जब वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि जी अब उन्होंने फिर 17 की तारीख दे दी कि 17 को ऐलान करेंगे कब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब जो है, मैं नहीं समझता कि वो असम्बलियाँ तोड़ने या दोबारा इलेक्शन करवाने में कोई सिंसियर हैं। अच्छा, आपको अभी भी इस बात पे वो मतलब वो इसलिए शकूक व शुबहात हैं कि वो नहीं ऐलान करेंगे हतमी तारीख नहीं का? है। खान साहब देखें, जिस वक्त डे 1 से जब वो पहले जब से मतलब है कि उनकी एक अदम एतमाद के ज़रिए उनको उतारा गया, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ज़हनी तौर पर काफ़ी दबाव का शिकार है। अच्छा, और चूँकि वो तवक्को नहीं करते थे कि जिन बैसाखियों के सारे खान साहब खड़े हुए थे कि वो
बैसाखियाँ जो हैं इस अदम एतमाद में उनका साथ नहीं देंगी, जिस तरह से कि उन्होंने इज़हार भी किया था आज तो उन्होंने फिर कि मुझे टेलीफोन कॉल्स जो हैं मतलब है कि वो करवानी पड़ती थी। जाहिर है आप टेलीफोन करवा के आपने लोगों को टिकटें दी थी, टेलीफोन करवा के आपने लोगों की पार्टियां तब्दील करवाई थी, टेलीफोन कॉल्स करवा के आपने 2018 के इलेक्शन जो थे वो RTS सिस्टम के ज़रिए जीते थे। तो अब जब टेलीफोन कॉल्स नहीं आई तो खान साहब परेशानी का शिकार हो गए। अगर इन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी और अगर ये समझते हैं कि इस तरह से दोबारा इलेक्शन हो जाए, तो फिर ये डे 1 से जब इनकी हुकूमत उतरी थी ये फिर सूबाई असम्बलियाँ करवा देते। जमशेद इकबाल चीमा साहब पे जाने से कबल वो एक हिजानी कैफियत बरपा रखना चाह रहे हैं शऊरी तौर पर। नहीं, वही ये, हाँ, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो सियासी तौर पर ये चाहते हैं कि मुल्क में एक सियासी तौर पर अफरा तफरी रहे, इंतशार रहे, कोई ना कोई म्यूज़िक चलता रहे। देखें, बात ये है, खान साहब को पता है कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था खान साहब बात करते हैं जी कि जनाब मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली खान साहब का ये मौक़िफ़ नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मुदाखलत होनी चाहिए और उनकी फेवर में होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट आए उनके खिलाफ अदम तहरीक एतमाद रोके, एस्टेब्लिशमेंट आए उनको इलेक्शन जितवाए, एस्टेब्लिशमेंट आए उनका बजट पास करवाए, एस्टेब्लिशमेंट आए उनके मुखालफिन को जेलों में बंद करे, उनके खिलाफ मुकदमात कायम करे। ये सारी जो सहूलतें अब खान साहब को काफ़ी हद तक मुयसर नहीं है। कुछ चीज़ें किसी जगह पर अभी भी लाडलापन है, जिस तरह से कि आपने देखा कि जो उनके ऊपर ये केस हुआ था उसका तौहीन अदालत का, तो उसमें खान साहब जो PMLN के लोग थे वो इसी किस्म के केसों में डिस्क्वालीफाई हुए, 5 साल के लिए नाअहल हुए। तो खान साहब जो है मतलब है कि वो जब उनके खिलाफ केस चला तो वो नाअहल नहीं हुए, हालांकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हो गए। आपसे मैं जानना चाहूँ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सामने तस्वीर भी आ रही है, इसहाक डार साहब के भी हुए हैं, जो पस पर्दा भी जो गुफ्तगू हो रही है, और आज 2 वफाकी वज़रा भी मिले हैं सदर मुमलिकत साहब से, कोई नतीजा निकलेगा? और सदर साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद है ज़मान पार्क में। देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हुई हैं ये कोई मेरा ख्याल है कोई मईशत के ऊपर कोई सियासत से कोई मौजूदा, तो मईशत का सियासत से इस वक्त ताल्लुक है। बार के मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब के पास जाऊँगा, उनका तारुफ मैंने करा दिया था। चीमा साहब सर बताइएगा, अक्सर हम यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं, आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, चाहे वो कमर जमान कायरा हो, अली गौर बलोच साहब हो, दीगर जो PDM के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात जो है ना उस पर फिर टेबल पे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये शर्त है कि तारीख का ऐलान करेंगे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर साहब ज़मान पार्क गए हैं, आज उनकी मुलाकातें यहाँ पर भी हुई हैं फेडरल मिनिस्टर्स के साथ। आप हमें कुछ इस हवाले से राय बता सकते हैं? आप करीबी हल्का इमरान खान साहब का, आपका कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि PTI और PDM गवर्नमेंट मुज़ाकरात बेस पे बैठे, ताकि ये जो सियासी हिजानी कैफियत है और जो मुआशी इस वक्त मामलात हैं, इनमें कोई यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो? जमशेद इकबाल चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पैसा है ये जो दुनिया की बुज़दिल तरीन नस्ल है, ये कमोडिटी है, जहाँ खतरा होता है ये वहाँ नहीं रहता। सो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये पहली शर्त है इसके लिए कि इकानमी के परफॉर्म करने के लिए, और दूसरा ये कि ये एक इम्प्रेशन या इमेज कि जी मुल्क ठीक परफॉर्म कर रहा है या कौम ठीक परफॉर्म कर रही है, इकानमी ठीक परफॉर्म कर रही है, तो फिर आगे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन रेमिटेंस आती है, आपकी एक्सपोर्ट होती है, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली देखिए आज हुआ क्या है, आप 1965 देखें, 1953 देखें जब सैलाब आया था, 1965 में जंग लगी, 1971 में जंग लगी, फिर 2010 में सैलाब आया, 2002 में आया, 1992 में सैलाब आया, 1973 में बड़ा सैलाब आया। कभी इन सैलाबों में या जंगों में पाकिस्तान की इकानमी नेगेटिव नहीं गई। अच्छा, आज जा रही है। आज पाकिस्तान का GDP ग्रोथ माइनस होगा 2022-23 में, और ये होगा 6% ग्रोथ से अगला साल जो है वो नेगेटिव जाएगा। ये तकरीबन पाकिस्तान का जो लॉस है 1 साल का GDP ग्रोथ का, ये तकरीबन $25 अरब होगा।
$25 अरब का जीडीपी ग्रोथ का लॉस होगा एक साल में। अच्छा। सो जो काम कभी जंगों में नहीं हुआ था, सैलाबों में नहीं हुआ था, 2005 में जलजला आया था, अर्थक्वेक आया था, उस वक्त भी नहीं हुआ था। आप अभी हिस्ट्री निकाले जरा जीडीपी ग्रोथ की पाकिस्तान की, मेरे सामने पड़ी है। तो ये सैलाब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह लें कि बदअमनी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 साल हुकूमत की है, तो 4 साल में आप कह लें कि 2 बार मौलाना फजल रहमान लेके आए, लॉन्ग मार्च लेके आए, एक अच्छा। बार मरियम साहबा और हमजा साहब लेके आए, फिर बिलावल साहब एक छोटी सी लॉन्ग मार्च ही लेके आए। तो उसके बावजूद हमने ग्रो किया 6%, हमने ग्रो किया 5.7%, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई $32 अरब तक, $31 अरब हम कर्जे लेके भी गए। बढ़ा दिए थे 25 खरब से 44.5 खरब। जी, मैं उसी अगली बात उसकी करता हूँ कि हमने जो अच्छा। कर्जा लिया, हमने लिया 14 अरब रुपए पर डे, 14 अरब पर डे। हमने 3 साल 7 महीने पर डे के हिसाब से हमने ये कर्जा लिया। और इस गवर्नमेंट ने 8 महीनों में जो कर्जा लिया है वो 35 अरब पर डे है। अभी निकाल के देख लें जरा, अच्छा। 35 अरब पर डे एज कम्पेयर टू 14 अरब पर डे। ये फिगर कल चैलेंज कर लें, परसों कर लें, आज जी। कर लें, तो जहां जब चीमा साहब, फिगर ये कर। जो मुआशी हकायक है जो आप बता रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो वक्त का तकाजा नहीं है कि आप और अली गौहर बलोच साहब और खाकान नजीब साहब जैसे एनालिस्ट सर जोड़कर बैठ जाएं और उस पर कोई रोड मैप तलाश करें? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें से अपनी, जिसे कहते हैं, ईगो और लालच, यस। दो चीजों को खत्म करना पड़ेगा। क्या कोई मुज़ाकरात की मेज पर हल निकल सकते हैं और बिला मशरूत कोई मुज़ाकरात के लिए आप लोग आमादा हो सकते हैं? देखें, हमने आरिफ अलवी साहब को डेजिग्नेट किया हुआ है मुज़ाकरात के लिए, और अच्छा। हमारे पास सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सबमिसिव आदमी या सुलहजू किस्म के आदमी हैं। तो हम यही कर सकते हैं कि एक एलिवेटेड आदमी हो, जो आप कह लें कि जिसका पार्लिमानी सियासत का तजर्बा हो, सदर पाकिस्तान है, और सुलहजू जो कि एक बात का हल निकालना को कोशिश करे, वो हमारी तरफ से डेजिग्नेटेड है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये इनको पता होगा, और ये इनिशिएटिव इनके पास है, सुलह का या मुज़ाकरात का, ये कंसेंसस से आगे चलने का जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के पास है। ठीक है डॉक्टर खाक, लेकिन आपने एक इनिशिएटिव हुकूमत के पास है और आप लोगों ने डेजिग्नेट किया है। चीमा साहब कह रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, जो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। मैं जाऊंगा डॉक्टर खाकान साहब। डॉक्टर खाकान साहब, आज इसहाक डार साहब ने कहा कि मईशत और सियासत को अलग रखें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, आपने PMLN की गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। जाहिर बात हर किसी का अपना बयानिया है। डार साहब आज कह रहे थे कि पिछले 4 साल की जो मैनेजमेंट थी इकोनॉमिक, वो बहुत ख़राब थी। चीमा साहब कह रहे हैं कि अब जो 8 माह की मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे कतई नज़र मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं मौजूदा हालात के तनाज़र में? अनवार साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि हम यहाँ से कैसे चलें। अब मतलब इंस्टेड ऑफ हम पीछे देखें, लेट्स लुक फॉरवर्ड। देखें, पहले तो बात यह है कि हमें रियलाइज करना है कि पाकिस्तान एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स माली चैलेंज में है, जो कि बहुत हाइटेंड है। डॉलर्स कम है, डॉलर्स का एक लिक्विडिटी क्रंच है, और हमें इसमें से गुजरने के लिए, यानी कि एक ICU जैसी हालत है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, उसमें से गुजरने के लिए ICU का एक ही डॉक्टर है और उसका नाम है IMF। हमें हर सूरत में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, PTI हो, PDM हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सबको ये तय कर लेना चाहिए कि हमें IMF का दामन जो है वो नहीं छोड़ना। 3 नवंबर और आज जब हम 14 दिसंबर को बात करें, ये भी जो डिले है, दैट इज नॉट गुड। मैं हुकूमत को इतना लीवे इसलिए दे देता हूं इसका कि एक फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई, जो कि एक आई थिंक सोची नहीं गई थी, और उसका मैक्रो फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे जो GDP ग्रोथ को कम होना है, हमारे जो टैक्सेस का कम होना है, इन्फ्लेशन का बढ़ना है, वो सब अब इनकॉर्पोरेट होना है। तो उस पर बात हो रही है। बिल्कुल IMF का दामन ना छोड़िए। अब करना यह है कि उसमें मुश्किल फैसले हैं। अभी मुश्किल फैसलों का वक्त एक्चुअली गुजरा नहीं है। मुश्किल फैसले क्या हैं, हम वो भी सामने रख देते हैं। चाहे ये दोनों पार्टीज इकट्ठा करके ले लें, एक ले ले, लेने तो वो पड़ेंगे। वो क्या है, वो बड़े क्लियर हैं। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 800 अरब की करनी है, वो नहीं हो पाएगी। आपको कुछ टैक्सेशन लगानी पड़ेगी। अच्छा। आपने गैस की कीमत 650 रखी हुई है, इस वक्त आप 950,000 की प्रोक्योर कर रहे हैं। एक सर्कुलर डेट बिल्ड हो रहा है, आपको उसकी कीमत तब्दील करना पड़ेगी। आपने बहुत सी मराहत दी हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जिसकी थोड़ी सी तशवीश है IMF को। 100 अरब एक्सपोर्टर्स को दे दिया। इसको थोड़ा सा आपको आपस में कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और कहीं से आपको ये रकूम पैदा करनी पड़ेगी। प्लस आपको ये तय करना पड़ेगा कि अब जो आपका आने वाला दिसंबर से लेके 7 माह, इसमें
7400 अरब की टैक्सेशन शायद कलेक्ट नहीं होगी, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो आपने फंड के साथ तय करनी है। फिर आपने फंड को कन्विंस करना है कि आपने एक एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आपने उन लोगों पे करना है जो फ्लड का एक्सपेंडिचर है। उसको कहां डिस्ट्रिक्ट में कहां खर्च होना है, कौन से जिले में, उसका चीज सामने रखिए। ये तो है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस। जिसने भी करना है, ये इन्होंने करना है, केयर टेकर ने करना है, नई हुकूमत ने करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। श्रीलंका और पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो IMF खड़ी हुई है, उसको बचाने के लिए कि यहां पेट्रोल की शॉर्टेजेस ना हो और हम गुजर जाएं। और नंबर 2 चीज जहां पे मैं समझता हूं कि बहुत सा हमें एग्री करना है आपस में, वो ये है कि $32 अरब इकट्ठे करने हैं FY23 में। ये भी IMF के बगैर नहीं होंगे, और उसके लिए चाहे हिज रॉयल हाइनेस के $3 अरब हों, चाइना के रोल ओवर्स हों, UAE के पैसे हों, प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग कमीशन ने मेहनत करके तेज करना है। हमें एज अ कॉम ये याद रखना है कि ये ग्रोथ की कोई चक्कर नहीं है इस वक्त। सिर्फ इस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो ये है कि ये 2023 जून तक हम ये पैसे भी जमा कर लें, हम अपनी जो लोगों को तकलीफ है उन तक भी पहुंच जाएं, और कोई अगर थोड़ी सी ग्रोथ आ जाती है तो वो भी उसमें से हम गुजर जाएं, जो कि मुश्किल लग रही है। लार्ज स्केल भी स्टैग्नेट कर रहा है, ऑफ कोर्स डिफिकल्टी है। ये है ओवरऑल इस वक्त प्लान जो मेरे ख्याल में हमें एग्री करना और ये जो प्लानिंग आपने बताई है, जो आपने बताया कि इक्तिसादी तौर पे क्या सूरत हाल है, ऐसे में आप समझते हैं कि क्या हम मुतहम्मल हो सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के? और अगर इस तरह ही सियासी माहौल रहे और प्रेशर पॉलिटिक्स रहे, क्या ये हमारे लिए सस्टेनेबल है? खाकान नजीब साहब। अनवार साहब, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, चूंकि मैं इन तीनों पार्टीज जो मेन पार्टीज हैं इनके साथ काम किया। एक तो यह कि ये मोतबर लोग हैं, समझदार लोग हैं। सो मुझे पता है लोग कम क्रेडिट देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को, मैं शायद ज्यादा क्रेडिट देता हूं। अच्छा। और इनको एक चीज, ये सूरत हाल से आगाह हैं। अब इन्होंने जो, मैं इनको हमेशा कहता हूं और सजेस्ट करता हूं और आपके प्लेटफॉर्म से कर देता हूं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना एक डिफिकल्ट चीज है सबके लिए। टाइम कम है, इलेक्शन साइकिल आ रहा है, चार्टर ऑफ सर्टेनिटी साइन कर दें। अब चार्टर ऑफ सर्टेनिटी क्या है? आपने इलेक्शन कब कराना है, कौन सी चीजों को आपने डिसॉल्व करना है, आपने कब इलेक्शन में जाना है, केयर टेकर ने कब आना है। और एक और चीज सो पहली तो ये चीज, नेक्स्ट चार्टर ऑफ सर्टेनिटी जो है ना, आपको इस वक्त ये सही कह रहे हैं कि एक केयर टेकर जब आती है, चूंकि मैंने 18 में भी केयर टेकर में एक मेरा इंपॉर्टेंट रोल था, तब भी हमें, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वी वेंट टू अ फ्रेंडली कंट्री एंड एक्चुअली आस्क्ड फॉर $2 बिलियन वो वक्त गुजारने के लिए। सिचुएशन बिल्कुल वही है। आप निम्बल केयर टेकर नहीं ला सकते इस वक्त। केयर टेकर हैज टू बी पीपल हु आर, जो बाशऊर लोग हों, जो जीरक लोग हों, जो समझते हों चीज को, और वो जो फैसले करते चले जाने हैं वो करते चले जाएं। आपका चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि अली गौर बलोच साहब सर इस हवाले से बताइएगा। एक तो जो बातें की जमशेद चीमा साहब ने, उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव हुकूमत के पास है, जो कि हमेशा से होता है, और उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत को, तो जो मुज़ाकरात है उनका सिरा जो है वो वहीं से निकल सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, चीमा साहब की बातें मैंने सुनी हैं, और उसके बाद से आपको ये नींद सी आ रही है? नहीं, मैं चीमा साहब की बातें सुनता हूँ तो मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है वाकई। अच्छा। भाई हैं मेरे इनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इनको पता है चीमा साहब को। मतलब है कि चीमा साहब ये कहते हैं कि जो जिस वक्त एक गवर्नमेंट थी, जिस वक्त एक वाकई इलेक्टेड हुकूमत थी, जो 2013 से 2018 में थी, जिस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी, वो हुकूमत की मईशत ख़राब मईशत थी। जिस वक्त बिजली का रेट 5 रुपये यूनिट था, वो ख़राब मईशत थी। जिस वक्त CPEC का प्रोजेक्ट आया था, वो ख़राब मईशत थी। जिस वक्त GDP ग्रोथ रेट 6% पर था, वो ख़राब हुकूमत थी। इन्फ्लेशन रेट 4% पर था, वो ख़राब हुकूमत थी। जिस हुकूमत जो वोट चुरा कर आई, अगर ये वोट चुरा लें तो फिर इनको फरिश्ता कहा जाए। अगर इनके खिलाफ अदम एतमाद किया जाए तो वो फिर दूसरी जो सियासी पार्टियां, वो बुरी सियासी पार्टी। मौजूदा कारकर्दगी को अच्छी नहीं है। देखिए, मौजूदा बड़ी आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, मौजूदा कारकर्दगी अगर वो सिस्टम स्मूथली चलता रहता, मेरा मकसद है कि 2018 के अगर इलेक्शन ये चोरी ना करते और ये
RTS सिस्टम बंद करवा के ना आते, ये लोगों की वफादारियां तब्दील ना करते, ये लोगों को नैब से डरा के पार्टियां तब्दील करवा के PTI के टिकट्स ना दिलवाते, तो आज पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क ना होता। आज पाकिस्तान में इतनी तबाही ना होती। खान साहब तो ये कह कर आए थे ना, 2-3 बातें उन्होंने की थी। उन्होंने, खान साहब ने कहा कि ये बाकी सारे जो चोर हैं, मैं अकेला ईमानदार हूँ। वो अभी भी यही ठीक कहते है, हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो सहाफ़ी मुझ पर तनकीद करे उसको इमरान खान भी चोर कहेगा, उसको जमशेद चीमा साहब भी चोर कहेंगे और उसको लिफाफा साफ़ी बोलेंगे। जो जज इनके खिलाफ फैसला करेगा उसको ये जलसों में खड़े होकर, चाहे वो खातून जज, जो तड़ियाँ भी लगाएंगे और वो धमकियाँ भी हैंडलेस भी लगाएंगे। कह रहे हैं। I would like to start by congratulating you on the assumption of the presidency of the Security Council this month. We are here at the United Nations in our capacity as chair of the G77 to continue to pursue an extensive agenda based on multilateralism for the developing world. I am proud to say that under the chairmanship of Pakistan at the G77, under the chairmanship of Egypt at COP27, we saw a victory for multilateralism. We saw a victory for the developing world. And we saw a victory for climate justice, with the addition of loss and damage to the COP27 agenda and the commitment for the establishment of a loss and damages funding facility. There are indeed many benefits of multilateralism, and they're very evident. This open debate has enabled me the opportunity to comment on, to respond to the concept note and the related questions circulated by the Indian presidency. In our complex world, confronted by multiple threats and challenges, inclusive multilateralism, multilateral processes within the framework of the United Nations offer the most promising prospects for promoting peace and security, economic and social development, and effective responses to the several interlocking global challenges we face. It is therefore of vital importance to empower and efficiently utilize all the main organs of the United Nations, the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Human Rights Council, the International Court of Justice, and the Secretary General and Secretariat of the United Nations. We must also induct equality and democracy in the structures of global financial and economic governance, especially the Bretton Woods institutions. The UN General Assembly, the most universal global forum, must play a central role in reinforcing multilateralism and enhancing equity and justice in international relations. The world's attention must also turn away from pursuing narrow national ambitions and face collectively, multilaterally, first and foremost, the existential threats that we face as the human race, be it in the shape of the COVID pandemic, be it in the form of climate catastrophe and climate change, or the issues of the nuclear threat, terrorism, extremism, the increasing propensity for narrow-minded populism, authoritarianism, religious
intolerance. We must confront the rise of the ideologies of hate, of xenophobia, of Islamophobia, of populist extremism, racial and religious intolerance, which impose discrimination and violence and even threats of genocide against vulnerable minorities in certain countries. Mr. President, the United Nations Security Council has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. Multilateral solutions under the umbrella of the Security Council offer the most effective approach to promoting peace and resolving conflicts. Parties to a dispute cannot advocate multilateral processes one day, multilateral reform one day, and insist on bilateral avenues the next, or ultimately impose unilateral solutions. Pakistan firmly believes that the major security problems, including those in our region, Madam President, can be effectively and peacefully resolved through the active involvement of the Security Council and the Secretary General. Multilateralism must be based on universal and consistent adherence to the fundamental principles of the UN Charter, self-determination of peoples, non-use or threat of force, non-acquisition of territory by the use of force, respect for the sovereignty and territorial integrity of states, and non-interference in their internal affairs. Strict adherence to the Charter's principles has become all the more essential in the context of recent and ongoing conflict. The Council must seek to resolve conflicts and disputes, not merely manage them. It should address the underlying causes of conflicts, such as foreign occupation and suppression of the recognition of rights of peoples to self-determination, and in accordance with their obligation under Article 25 of the Charter, member states must implement the decisions of this very UN Security Council. The Security Council must act not only after a conflict has erupted, it must act preemptively to prevent and avert conflicts before they occur. The Security Council should be enabled to meet automatically, without a procedural decision, on any item which is already on its agenda, if so requested by a Council member or a concerned state. The Secretary General should be less resonant in exercising his authority under Article 99 of the Charter to draw the Council's attention to impeding threats to peace and security. And no party to a conflict or dispute should be able to refuse the Secretary General's good offices whenever these are offered, nor to reject recourse to the modalities for the specific settlement of disputes prescribed under Charter 8 of the UN Charter. Madam President, the Security Council should no doubt reflect contemporary global realities. The most significant changes in global realities is the emergence of a UN membership now composed by 193 mostly small and medium-sized states. They need to be equitably represented through the expansion of the Security Council. Adding new permanent members would numerically reduce the opportunities for the vast majority of the United Nations member states to be represented on the Security Council. We must adhere to the principle of sovereign equality of all, not the superiority of some. Surely we all believe that a further democratization of the United Nations, a further democratization of the UN Security Council, of the UN General Assembly, is what would empower this institution, would provide it with the moral authority to act. It does not serve the purposes of the United Nations to add more members to this elitist club, to expand the power of the tyrannical veto. It would serve
this institution, to further democratize, to allow for the principle of the sovereign equality of all and not the superiority of some. In the past, the Security Council has been unable to act due to differences among its permanent members. Adding new permanent members would multiply the possibility of paralysis at the Security Council. The problem cannot be the solution, and surely states which have a record of not implementing the resolutions of this very Security Council cannot be considered worthy of consideration for any form of council membership. The proposal of the Uniting for Consensus group to create 11 additional non-permanent elected seats to the council offers the most realistic option for an equitable and early reform of the Security Council. The UFC model would provide equitable representation to all member states and regions, including Africa. Periodic elections would enhance the accountability of the Security Council members. It would numerically and politically expand the influence and role of elected members in relation to the existing 5 permanent members. It would preserve the principle of sovereign equality. Madam President, all our endeavors to promote world order, peace and stability will come to naught unless we can realize the Charter's second objective, universal social economic development. As a result of the COVID pandemic, raging conflicts and the more frequent and ferocious impacts of climate change, nearly 100 developing countries are in extreme economic distress. Pakistan has convened a ministerial conference of the Group of 77 in China tomorrow and day after to adopt a plan for emergency action and systematic reform in the international financial, trade and technology architectures to ease the suffering of 1 billion people in the global south and realize the sustainable development goals and environmental objectives. Finally, Madam President, in your concept note, you call on us to advise and suggest and ways and means to move the multilateralism reform agenda forward. There is an agenda item left unaddressed, Madam President, that we believe is a multilateral agenda, that is an agenda of this UN Security Council. If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. I thank you. I give the floor to His बिलावल भुट्टो Excellency जरदारी न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी पायदार अमन और सिक्योरिटी के उन्वान से मुबाहिसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कोप 27 का इनेकाद बड़ी पेशरफ्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने भी कहा कि देरीना तनाज़ात को काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक व्यूअर्स। जमशेद चीमा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की बात की डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, और आपने भी कहा कि
जो पैसा है या जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा, सरमायाकार जो है फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत इस चीज़ को बहुत देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। तो सर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात हो रही है, चार्टर ऑफ सर्टेनिटी का नया नाम आज जो डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने दिया। क्या मैं आपसे जान सकूं कि आप लोगों ने जो पंजाब असम्बली या केपी के हवाले से फैसला करना है, ज़ाहिर बात है वो आपकी पार्टी का एक अपना डिसीजन है, डिस्क्रेशन है, आपकी सवाबदीद है, सदर साहब भी जो बात करेंगे उस पर खान साहब का जो जवाब होगा वो अलहदा, लेकिन एटलीस्ट कोई एक इकोनॉमिक रोड मैप पे नहीं इत्तेफाक राय हो सकता है कि आइंदा 10 साल के लिए ये जी रोड मैप होगा, चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो या किसी और की सियासी कुव्वत की हुकूमत हो, इन नुकात पर तसलसल के साथ आगे बढ़ा जाएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, देखिए इकोनॉमी की जो आप कह लें कि स्ट्रेटजी है या पॉलिसी है वो हर गवर्नमेंट की अपनी है, और फंडामेंटल्स में तो कोई इत्तेफाक हो सकता है ना सर। इकोनॉमिक पॉलिसी भी अगर एक हो तो फिर पार्टियां दो होनी नहीं चाहिए, फिर एक ही पार्टी होनी चाहिए। बेसिक जो बात है चार्टर जो सर्टेनिटी है, ये लफ्ज़ ठीक है, ये लफ्ज़ ठीक है, इसका कोई नाम और भी दे लें, ये सर्टेनिटी हो, ये बात ठीक है कि आपका ओवरऑल जिसे कहते हैं एक रोड मैप तय हो जाए रिगार्डिंग आपकी पॉलिटिक्स में तय हो जाए कि इलेक्शन कब होना है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसको इंश्योर किया जाए, वो सारी पार्टियां इंश्योर करें तो आपका चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी उसी वक्त। और जब किसी को महरूमी का एहसास ना हो, किसी को ज़्यादती का एहसास ना हो, और बाई एंड लार्ज चीज़ें फेयरनेस पे आ जाएं, इंसाफ हो जाए, तो लोगों को कोई इशू नहीं है इस मुल्क में। फिर जब हम पार्लियामेंट वाले या पॉलिटिकल पार्टी जो कस्टोडियन है कानून आइन के, वो अगर इंसाफ अपने साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, तो फिर दूसरों से भी मांगा जा सकता है, ये परफॉर्मेंस अदालतों से मांगी जा सकती है, बाकी भी चीजें हो जाती हैं, और फिर लोगों के लिए मुल्क प्रिडिक्टेबल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ठीक है सर आपको नुकता ये मुझे बताएगा, जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है अगर एक लबे के लिए मान लिया जाए, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर बात है आप लोगों की पंजाब में सख्त गवर्नमेंट है, तो अगर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तहलील करते हैं, दोबारा इलेक्शन होता है, और अगर आपके बकौल आपके तज्वीक में आप दोबारा जीत कर आ जाते हैं, तो क्या जौहरी तब्दीली आएगी? फेडरल में तो अली गौर बलोच साहब की जमात और पीडीएम रहेगी, पंजाब में आप लोग ऑलरेडी हुक्मरान है, दोबारा हुक्मरान बन जाएंगे, सेम गोज फॉर केपी के। क्या जौहरी तब्दीली आ जाएगी आपकी मुमकिन तहलील की इस स्ट्रेटजी से? चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट है या मुल्क अफोर्ड नहीं करता कि दो सूबों में अलग इलेक्शन हो और वहाँ पे इलेक्शन अलग हो। हम तो इन्हें बेसिकली कह रहे हैं कि हम कंसेंसस से इलेक्शन में चले जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंफर्म करके चले जाएं, ये हम बात कर रहे हैं। अगर ये ना करेंगे तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। और उसमें मैं समझता हूँ इनके लिए नुकसान बड़ा है कि पंजाब में और केपी में हम जीतते हैं, नीचे 2 MP हमारे बन जाते हैं, ऊपर एमएनए के टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा इनको। सो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल टाइम होगा, अली गौहर वाले हल्कों वाले लोग हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा। सो उस पर नहीं जाना चाहिए। फिर ये है कि आप इलेक्शन हो, फिर 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा दूसरे इलेक्शन अलहदा हो, तो ये अफोर्ड करना मुश्किल है इस मुल्क के लिए। डॉक्टर खाकान साहब, सर ये जो आपने चार्ट ऑफ सर्टेनिटी का कहा, इसको जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं हाँ सर्टेनिटी होनी चाहिए, लेकिन उनके तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर एग्री करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ये बात तो अली गौर साहब ने भी की है, और सब बात करते हैं कि सियासत के हवाले से जो पैरामीटर्स हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं या जो दीगर और इस्लाहात हैं, शफाफ इलेक्शन, वो हर पार्टी का मुतालबा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इकोनॉमी के हवाले से क्या रोड मैप की भी बात होती है कि एक रोड मैप तय हो जाना चाहिए? रोड मैप चार्टर ऑफ सर्टेनिटी में आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत है, जिसकी भी जमात आएगी, लेकिन जैसे मेजर एरियाज हैं, टैक्स टू GDP रेशियो, भाई हर हुकूमत कहती है जो इक़्तिदार में आते हैं, चीमा साहब जब आए, अली गौहर साहब पहले जब आए, अब आए कि जी बढ़ना चाहिए, आज भी डार साहब कह रहे हैं, लेकिन बावजूद नहीं बढ़ सकता। शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, वो क्यों नहीं बढ़ सकता? इसके क्योंकि जब बड़ी बस्तियों पे हाथ डाला जाए तो फिर मफादात सियासी या ग्रोही आड़े आ जाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हमने करनी है, हमारी बहुत सी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस ब्लीड कर रही है, नहीं कर पाते, उसमें भी सियासी इख्तिलाफ राय, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। और इसके अलावा आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, बेस बढ़ानी है, आपने ये 22-23 प्रोग्रामों में IMF पे नहीं जाना, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो सर ये वो फंडामेंटल्स है जिसपे अपना अपना एजेंडा हो इकोनॉमिक, लेकिन इन पे तो इत्तेफाक हो सकता है ना सर? सो अनवार, हमने देखे ना शॉर्ट टर्म में, आई एम ग्लैड के सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि IMF जरूरी है, $32 अरब जमा करने हैं, किसी तरह इसको राइड आउट करना है। अब लेट्स लुक इनटू द फ्यूचर कि अगर लेट्स से कि हम जो जून 2023 में खड़े हों और हम देख रहे हो एक नई गवर्नमेंट आने वाली हो या आ गई हो, जैसे भी सर्टेनिटी तय होती है। सो 3 चीजें तो हमने यहाँ तय कर ली, सर्टेनिटी, IMF और 32 अरब। अब उसके आगे क्या करना है? देखिए, सबसे बढ़ के मतलब हम एक फिगर सामने रखते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस इतने हाइटेंड नहीं है। 67 बिलियन रुपीस का लॉस है PIA का 12 माह में। अनवार, 67 बिलियन का कौन सा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? एयर इंडिया उन्होंने बेच दी टाटा ग्रुप को,
400 प्लेन्स का सबसे बड़ा ऑर्डर करने जा रही है दुनिया का जी। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। आपका 343 अरब रुपए का नुकसान है। मैंने फिर कहा है कि मैं ये एक पार्टी का किया हुआ नहीं है, ये एक हुकूमत का नहीं किया हुआ, दिहाइयों पे मुतहम्मिल हैं जहां पे हम आके खड़े हुए हैं। ये 343 अरब सिर्फ जो बिल्स नहीं कलेक्ट हुए, जो लाइन लॉसेस हुए, उनका 12 माह का लॉस 343 अरब है। ठीक, अब हमारा पूरा इनकम सपोर्ट कहें, एहसास कहें, जो भी आप कहें, वो 300-350 अरब का प्रोग्राम हम करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सारी हुकूमतों ने चलाया, क्रेडिट दें इन सबको। इनकम सपोर्ट बेनजीर से शुरू हुआ, PMLN ने चलाया, PTI ने चलाया, आज भी। अब एक तो यह कि इन SOEs और एनर्जी सेक्टर, ये दो चीजें मुल्क को अनवार साहब बिठा देंगी से ये मतलब है कि अगर आप एग्रीकल्चर में इतना महंगा यूनिट बेचेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इतना महंगा यूनिट बेचेंगे, ये बात बनेगी नहीं। और इसी का चैलेंज ये है कि 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं हम पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्ट्स की। सो पहला काम तो मेरे ख्याल में इनको एग्री करना है कि यार इनको बेचना है, नौ डिस्को से जान छुड़ानी है, सुई कंपनीज, RLNG प्लांट्स, PIAs, यू हैव टू मूव ऑन दिस। नंबर 2, अगर आप ये काम कर लेते हैं, और अब मेरा ख्याल है कि ये अब इट इज इमिनेंट कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये काम करना ही करना है। दूसरा काम जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा होने वाला है, ये दस्ती साहब उसके SAPM भी रहे हैं, वो है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर की ये जमशेद इकबाल चीमा साहब है, जमशेद दस्ती साहब नहीं है सर। सॉरी, जमशेद चीमा साहब जो है वो उसके SAPM भी रहे हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, ये एक दूसरा काम है जो कि हमें हर सूरत में करना चाहिए। अब आप टैक्स की तरफ आइए। देखिए, टैक्स में मसला जो है ना वो 2 कलीदी फैसलों का। नंबर 1 ये फैसला करना है कि क्या हमने हर इनकम को पाकिस्तान में टैक्स करना है कि नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जो रिटेल वाले भाई हैं उनको टैक्स ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एग्रीकल्चर 20% है GDP का, उसको टैक्स ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनवार भाई इनहेरिटेंस में अपने वालिद से एक घर लें और हम उसको टैक्स ना करें। ऐसा नहीं हो सकता इस मुल्क में कि हम अपने आप को अंडर टैक्स रखें और बाहर से बोरोइंग करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम FBR को एज एन इंडिपेंडेंट अदारा ना बनाएं और उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज ना लाएं। लेकिन इन चीजों पे तो हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा ना, कि ये नहीं हो सकता कि हम चली जा रहे हैं उस जगह पे। आपने हम लोग कहा सर फैसले हैं जो हमने करने होंगे। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अली गौर साहब बड़ी अच्छी बातें की हैं डॉक्टर खाकान अजीब ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा से कहा है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने खुद इस हवाले से इनिशिएटिव लिया था अपने साहब का अदवार में। साथ उन्होंने कहा जो एनर्जी सेक्टर है उसको बेहतर करना हो। एक आप अवाम में जाते हैं, वहाँ पर आप उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, लोगों के कितने ज़्यादा बिल्स हैं, इसके अलावा और साथ में ये भी है कि हमारे यहाँ गर्दिशी कर्जा भी है। मतलब एक डबल जेपरिटी है कि बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गर्दिशी कर्जा, और हुकूमत जो है वो जितनी की बेच रही है गैस या बिजली उससे ज़्यादा की खरीद रही है, सब्सिडी भी दे रही है। साथ में उन्होंने कहा कि टैक्स जो है ना वो तमाम सेक्टर्स को हमें टैक्स करना होगा। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जाहिर है कि मतलब है कि उसके लिए टैक्स तो वैसे भी असल मसला यही है जो पाकिस्तान का है कि जो टैक्स गरीब तो दे रहा है, आम मिडिल क्लास भी दे रही है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके दीगर बड़े ट्रेडिंग के काम हैं और हैं, शायद इस बात पर चीमा साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि वो जितना उनको टैक्स देना चाहिए उतना नहीं है। वो टैक्स बचाया जाता है, टैक्स चुराने का कल्चर, कार्टल्स बने हुए हैं, कार्टल्स बने हुए हैं जो कि वो टैक्स चुराते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि FBR को और हर गवर्नमेंट को जो है वो अपने इस मामले में अपने टारगेट्स अचीव करने चाहिए, और टैक्स के टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने भी अचीव किए। लेकिन ये भी एक हमारी सोसाइटी में एक चीज़ पाई जाती है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल जिक्र चीज़ है कि उस पर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से। एक्सपोर्ट बेस को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगी तो डॉलर आएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही डॉलर की जो है वो कमी का है। नहीं, ऑब्वियसली मतलब है कि समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए। देखें ना, एक वो टाइम था कि CPEC का प्रोजेक्ट आया था, एक वो टाइम था जब एनर्जी क्राइसिस था, 20-20 घंटे 22 घंटे की लोड शेडिंग थी।
लोग यकीन करें, हमने 2013 के इलेक्शन में हम लोग कैंपेन पे जाते थे, लोग कहते थे कि नवाज शरीफ से हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो लोड शेडिंग का खात्मा। बहुत ही तकलीफ दे लोड शेडिंग हुआ करती बहुत तकलीफ देती। हर घर के बाहर जनरेटर था। अब हर बंदा गरीब बेचारा जनरेटर तो नहीं अफोर्ड कर सकता, और यूपीएस एक आम बात हो गई थी। तो बात करने का मकसद ये है कि अब जो है उन चीज़ों का खात्मा हुआ। आपने पता कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी वो सोलर का सबसे बड़ा जो एक वो मतलब है कि लगाने के लिए ताकि आगे लॉन्च किया है, उसका मकसद ये है कि उस पर ख़र्चा कम आए, जो उससे बिजली पैदा हो उससे लागत कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये चीज़ें जो हैं इस किस्म के रिफॉर्म लानी चाहिए। चीमा साहब की गवर्नमेंट रही है, कोई एक एनर्जी का प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि कोई काबिल ज़िक्र अगर इन्होंने मतलब है कि उस सेक्टर में काम किया हो, कोई दीगर जो मतलब है कि शोबे जितने भी हुए, महंगाई हुई है। खान साहब तो कहते थे कि चले जी, हम पर तो ये इल्ज़ाम था ना कि इनकी मैं बात करता हूँ कि ये तो ईमानदार लोग नहीं हैं। चीमा साहब ये भी अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं ये कैसे मुमकिन है कि बाहर आप तारीख के सबसे बड़े कर्जे लें, उन कर्ज़ों में से कोई 1 रुपया भी जो है मुल्क के ऊपर ना लगे, और सर्टिफिकेट भी आप ईमानदारी का लें कि मतलब है जी कि हमसे ज़्यादा तो ईमानदार कोई नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है फिर इस मुल्क का। अभी भी KPK में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, आप बस ये मुझे बताएं, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान। आप लोग अगर ये एक आपसे भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर चीमा साहब की पार्टी असेंबली डिसॉल्व कर दी पंजाब की, आप पंजाब से MNA इलेक्ट होकर आए, आप लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए? देखें, खान साहब की बात ना करें, वो मेरा ख्याल है कि वो तो संजीदा बात करते हैं। चीमा साहब कह रहे हैं ना कि अगर MNA का टिकट होल्डर ही नहीं मिलेगा अगर MPs हमारे जीत गए तो। मतलब दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कैसे सोच लिया है कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये सूबे का इलेक्शन हारेंगे। हर सीट पर इमरान खान साहब खड़ा थे। देखें, अगर आपके प्रोग्राम में टाइम है तो मैं सिर्फ एक सेकंड देखें, ये कहते थे कि खान साहब कहते हैं कि बात सियासत से ऊपर चली गई, बात इनकलाब की तरफ चली गई। मतलब सियासत तो बहुत नीचे रह गई है। वो इनकलाब जो लाहौर से पूरी दुनिया ने देखा चला और रास्ते में ही रुक गया, वो इस्लामाबाद तक भी ना पहुंच सका। जिन ज़िमनी इंतखाबात का चीमा साहब हवाला देते हैं, जिस ज़िमनी इंतखाबात का, उस ज़िमनी इंतखाब में हर सीट पर खान साहब खड़े थे। इसके बावजूद 4 लाख वोट PDM को और नून लीग को पड़ा और पार्टी को, और 5 लाख के कितना वोट जो है वो इनको पड़ा है। तो वो इनकलाब तो ना रहा, हर मुकाबला हो गया। और उसमें भी 2 सीटों पर इमरान खान साहब खुद हार गए और सूबे की सीटें भी हारे। देखिए, उन चीमा साहब को वो वक्त भी याद है जब ये 14 में से 13 सीटें भी हार गए थे जिमनी इलेक्शंस के अंदर। फिर कोई एक जिमनी भी अपनी हुकूमत में ये जीतते थे। तो ये बताएं, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड चीमा साहब बताएं कि सर क्या ज़ाहिर बात है 17 को अब आप लोगों ने ऐलान करना है, इमरान खान साहब ने हतमी 17 से पहले आप समझते हैं इस वीक के एंड में कोई जो सदर साहब गए हैं तो कोई हमें कोई ये नजर आएगा कि कुछ सियासी दरमियानी रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है आपकी राय में चीमा साहब? देखिए, अभी तक संजीदगी गवर्नमेंट के एंड से नजर नहीं आ रही, तो हम तो दुआ करते हैं आप भी करें कि सेंस प्रिवेल कर जाए। अच्छा। ये हम अफोर्ड नहीं करते, मुल्क अनसर्टेनिटी या आप कह लें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं करता। चीमा साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि जो सहाफ़ी खातून बेचारी कंटेनर से गिरकर नीचे आकर वो शहीद हो गई थी, उसकी FIR तो उधर आपने उसके लवाकिन से उसकी लाश के ऊपर चादर भी नहीं डाली थी और पहले साइन करवा लिए थे कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उस बारे में आपका यही तो है कि आपके अपने बारे में और में आ रहे हैं, दूसरों के बारे में। लेकिन बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब। सर माजरत, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ जा रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी अली गौर बलोच साहब, हम किसी और नशिस्त पे नुकात उठाएंगे। और बकर खाका नजीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सियासत अपनी जगह, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने इस चीज़ को ज़रूर आउटलाइन किया है कि मुल्क की मुआशी हकायक क्या हैं और हमें किन फंडामेंटल्स पर इत्तेफाक के राय के साथ आगे बढ़ना होगा। खान साहब असम्बली का तोड़ने का ऐलान करते हैं या नहीं करते, वो हम इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तब उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।